नंबर 1। हिंदुओं के घर पर हमला, महिलाओं का अपहरण। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हो रहे हैं। आज इस्कॉन समेत कई मंदिरों को निशाना बनाने के बाद अब बांग्लादेश इस्लामवादियों ने हिंदुओं के घरों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। घर की महिलाओं के साथ अभद्रता करने के साथ उनका अपहरण करने को भी मामला सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर हिंदू के घर पर हमले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बांग्लादेश में हर तरफ अराजकता बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के नाम पर हर तरफ अराजकता फैल गई है। इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय के खिलाफ आतंक और हिंसा फैलाने के लिए राजनीतिक उठापटक का फायदा उठाया है। कहीं मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है तो कहीं हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। घर में घुसकर लूटपाट और हिंदू महिलाओं का अपहरण कर लिया जा रहा है। पुलिस और सेना भी इस अराजकता को रोक नहीं पा रही है। नंबर 2। विनेश फोगाट ने रचा इतिहास, पेरिस ओलंपिक के फाइनल में बनाई जगह। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम श्रेणी में सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की यूसेन लिस गुंजमैन को 5-0 से हरा दिया। पहले 1.5 मिनट में दोनों खिलाड़ी ने अपना पूरा भरपूर जोर लगाया, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ एक भी पॉइंट दर्ज नहीं कर सके। इसके बाद भारत की विनेश फोगाट ने 1 अंक दर्ज किया और पहले राउंड में 1 पॉइंट से बढ़त बनाई। वो पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंची। दूसरे राउंड में विनेश फोगाट ने शानदार परफॉर्म करते हुए 2 पॉइंट दर्ज किए। इस तरह उन्होंने फिर से 2 अंक दर्ज किए, जिसके बाद उन्होंने 5-0 से बढ़त बनाई। आखिरी के जब 37 सेकंड बचे तो विनेश ने 5-0 से आगे थी। आखिरी के 30 सेकंड में क्यूबा के रेसलर ने भरपूर जोर लगाया, लेकिन वो एक भी पॉइंट दर्ज नहीं कर सकी। इस तरह विनेश ने मैच जीत लिया। नंबर 3। इंडिया वर्सेस जर्मनी। फाइनल में पहुंचने से चूकी टीम इंडिया, अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्पेन से होगी टक्कर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। एक रोमांचक सेमीफाइनल मैच में जर्मनी ने भारत को 3-2 से हरा दिया और इसके साथ ही फाइनल में जगह बना ली। वही टीम इंडिया को एक बार फिर गोल्ड मेडल जीतने के लिए इंतजार करना होगा। इसके बावजूद भारतीय टीम के पास पेरिस से मेडल जीतकर लौटने का एक मौका है। टीम इंडिया अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए दावा ठोकेगी, जहां 8 अगस्त को उसका सामना स्पेन से होगी। वही गोल्ड मेडल मैच के लिए जर्मनी की टक्कर नीदरलैंड से होगी। जबलपुर जिले में स्वाइन फ्लू के 11 मामले सामने आए। जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्वाइन फ्लू के 11 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि ये मामले 11 जुलाई से 6 अगस्त के बीच सामने आए हैं। मिश्रा ने बताया कि 11 में से 6 मरीजों को ठीक होने के बाद निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी मरीज उपचाराधीन है। अधिकारी ने बताया कि संक्रमित व्यक्तियों ने परीक्षण से पहले सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत की थी। राज्य के विभिन्न क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर रही है। नंबर 5। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक की शानदार शुरुआत की। नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले शुरुआत करने आए और उन्होंने अपना इस सत्र का शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो किया, जो 84 मीटर के स्वतः क्वालिफिकेशन से काफ़ी अधिक था। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बेहतरीन शुरुआत की है और उन्होंने फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है। नीरज के अलावा पाकिस्तान के उनके प्रतिद्वंदी अरशद नदीम ने भी पहले ही प्रयास में कमाल का प्रदर्शन किया और 86.59 मीटर का थ्रो कर स्वतः फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीरज की तरह अरशद का भी इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था।
नंबर 6, ट्राई के नए नियम से यूजर्स की मौज, टेलीकॉम कंपनियों के लिए बने आफत, सीओएआई ने जताई नाराजगी। ट्राई के नए नियम एक तरफ जहां यूजर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वहीं टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुसीबत बन सकता है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीओएआई ने इस नए नियम पर नाराजगी जताई है। दूरसंचार नियामक ने टेलीकॉम कंपनी की सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाले जुर्माने की रकम को दोगुना कर दिया है। मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स के संगठन सीओएआई ने कहा कि वो इसके वजह से टेलीकॉम कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर मोबाइल टैरिफ की कीमत पर भी पड़ सकता है। नंबर 7, मजबूत शुरुआत के बाद फिसला बाजार, सेंसेक्स 78,593 और निफ्टी 24,000 से नीचे बंद। मंगलवार यानी 6 अगस्त को शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। कारोबार के अंत में बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 167 अंक नीचे 78,593 के स्तर पर, जबकि निफ्टी ने 63 अंकों की गिरावट रही। ये 23,992 पर बंद हुआ। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 1000 अंक यानी 1.15% चढ़कर 79,670 के स्तर पर था। निफ्टी में भी 280 अंक यानी 1.19% की बढ़त है। ये 24,340 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी, ऑटो, मेटल और रियल्टी इंडेक्स 2% से ज़्यादा चढ़े हैं। बैंक, आईटी, मीडिया में 1% से ज़्यादा की तेजी है। नंबर 8, इजराइल के सामने क्यों कमज़ोर पड़ रहा है ईरान, एक्सपर्ट ने किए चौंकाने वाले खुलासे। हमास चीफ इस्माइल हनिया के मौत के बाद ईरान और इजराइल में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। बीच में खबर आई थी कि ईरान किसी भी समय इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी इसका अमेरिका के विदेश मंत्री भी अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी की थी। अब इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान उनके खिलाफ प्रॉक्सी वार को बढ़ावा दे रहा है। इजराइल से लड़ रहे गुटों को ईरान से मदद मिल रही है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के ईरान विशेषज्ञ जोबर रजावी ने भी इसको लेकर कुछ दावे किए हैं। उन्होंने सऊदी अरब के न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा कि ईरान बढ़ चढ़कर घोषणाओं के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। इजराइल के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट, रक्षा प्रणालियों और दूसरे सैन्य उपकरण है, जो किसी भी ईरानी खतरे का सामना करते हुए उसे विफल करने में सक्षम है। यही वजह से ईरान को सफलता नहीं मिल रही है। हालांकि उसने कई मोर्चों पर संगठनों को एकजुट करने की कोशिश की थी। नंबर 9, मॉनिटरी पॉलिसी पर आज से शुरू हुई एमपीसी की मीटिंग। इस बार राहत मिलने की उम्मीद कम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक आज से शुरू हो गई। 3 दिन तक चलने वाली ये नीतिगत ब्याज दर पर फैसला किया जाएगा। हालांकि महंगाई से जुड़े चिंता और आर्थिक वृद्धि की मजबूत रफ्तार को देखते हुए इस बैठक में नीतिगत ब्याज दर में किसी बदलाव की कम संभावना है। नीतिगत ब्याज दरों में किसी बदलाव की कम संभावना ही जताई जा रही है। एमपीसी नीतिगत दर में किसी भी बदलाव के बारे में फैसला करने वाली सर्वोच्च इकाई है। इस बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे।
बैठक में लिए जाने वाले फैसले की घोषणा गुरुवार को आरबीआई गवर्नर करेंगे। रेपो रेट के 6.5% पर बरकरार रहने की उम्मीद। जानकारों का कहना है कि एमपीसी पिछली कई बैठक की तरह इस बार भी रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला कर सकती है। खुदरा महंगाई दर को लेकर जुड़े चिंताओं और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कायम रहना इसकी वजह से हो सकती है। जून में खुदरा महंगाई दर 4 महीने के हाई लेवल 5.08% पर पहुंच गई। सब्जियां एवं अन्य कुछ प्रमुख खाद्य वस्तुओं की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई बढ़ी, जिसमें उदार उदार रुझान के महंगाई बढ़ी है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई इस बैठक में अपने मौद्रिक रुख को जारी रखेगा, जिसमें उदार रुझान को वापस लाने की बात कही गई है। पिछली बार फरवरी 2023 में हुआ बदलाव। गूगल को झटका। अमेरिकी कोर्ट ने माना मोनोपोली बनाने के लिए किया गैरकानूनी तरीके का इस्तेमाल। गूगल को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी कोर्ट ने माना कि गूगल ने मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने के लिए गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने इसके लिए एप्पल और सैमसंग जैसे कंपनियों को हर साल अरबों डॉलर रुपए का भुगतान भी किया था। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज अमित पी मेहता ने ये फैसला सुनाया है। उन्होंने 277 पेज के फैसले में कहा कि गूगल ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट प्रतिस्पर्धा कंपनियों को मार्केट में आने से ब्लॉक किया है। टेक जगत में गूगल के खिलाफ आया यह फैसला काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है। दरअसल सर्च इंजन मार्केट में गूगल ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, जबकि बाजार में अन्य सर्च इंजन भी है। इस फैसले के बाद दूसरे सर्च इंजन कंपनियों के बाजार में आने की उम्मीद बढ़ गई है। नंबर 11, पुतिन को यूक्रेन में बड़ी कामयाबी, 420 किलोमीटर तक कब्जा, एक और शहर पर लहराया रूसी झंडा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और दोनों में से किसी भी देश ने अपनी हार नहीं स्वीकारी है। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से जहां यूक्रेन पहले रूस को लोहे के दांव चबवा रहा था, अब रूसी सेना की रणनीति के आगे यूक्रेनी दांव फेल हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन को युद्ध में काफ़ी नुकसान हो रहा है। रूसी सेना यूक्रेनी इलाकों को तबाह करते हुए कीव की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। नई रिपोर्ट है कि बीते 14 जून से रूसी सेना यूक्रेन के 420 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दूसरा शहर भी रूसी सेना ने यूक्रेन से अलग कर दिया है। नंबर 12, निर्मला सीतारमण बोली, जनधन खाते में नहीं लगता है जुर्माना, मिनिमम बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने भी बैंक में जनधन खाता खुलवा रखा है, अगर आपने भी बैंक में जनधन खाता खुलवा रखा है तो आपको मिनिमम बैलेंस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साफ शब्दों में कह दिया है कि जनधन खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बेसिक सेविंग अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। जनधन खाते पर वित्त मंत्री का बयान। उन्होंने बताया कि बैंक केवल उन मामलों में जुर्माना लगाता है जहां ग्राहक अपने उन बैंक खातों में अपेक्षित राशि बनाए रखने में विफल रहते हैं, जिसमें पहले मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम निर्धारित है। सीतारमण ने बताया कि बैंकों द्वारा पेनल्टी की बात की जा रही है,
जो कि पीएम जनधन खाता और गरीब लोगों के लिए मूल खाता पर लागू नहीं होता है। बैंक ने जो पेनल्टी वसूले हैं वो अलग खाते हैं और उसमें न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा की जाती है। नहीं रखने पर बैंक एक चार्ज वसूलता है। 5 साल में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंकों ने वसूले 85,000। 5 साल में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंकों ने वसूले 8,500 करोड़ रुपए।